नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसके बारे में मैं बात करूं कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया क्या सर सही में क्या कंपनी लक्ष्मी है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या लक्ष्मी विराजमान है। तो देखिए लक्ष्मी विराजमान है कि नहीं वो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ही पता चल जाएगा। पहली बता दूं, कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सभी जानते हैं केमिकल सेक्टर का आज अभी जो फिलहाल के जो हालत है वो किस तरीके से खराब है। क्योंकि मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है, बहुत बुरी तरीके से कम हुआ है, जिसके चलते हर कोई केमिकल्स कंपनी का जो ग्रोथ है वो कम हो चुके हैं। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो पीडीलाइट हो, चाहे वो एसआरएफ हो, किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए जो इंडिया के टॉप केमिकल्स कंपनी है वो कंपनी भी आज बुरी तरीके से खराब सिचुएशन कर रहा है। तो इस बेसिस में दिखाए तो कंपनी के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या बाहर बाहर में प्रॉब्लम है। बाहर का प्रॉब्लम मतलब क्या है, एक कंपनी का इंटरनली प्रॉब्लम होता है और दूसरा एक्सटर्नल प्रॉब्लम होता है। अभी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर अगर देखा जाए तो इंटरनली प्रॉब्लम यही है कि मतलब एक्चुअली इंटरनली क्या है, कंपनी के अंदर कुछ अगर गड़बड़ी है तो उसको इंटरनली प्रॉब्लम कहा जाता है। अगर पूरा के पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है तो उसको एक्सटर्नली प्रॉब्लम कहा जाता है। तो कंपनी का जो पी रेशियो है आप देखेंगे 76.3 के आसपास है और कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस देखने को मिलेगा और कंपनी के देखिए डेप्थ ना के बराबर है। और कंपनी के सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी आरओई जो है एवरेज लेवल के नीचे है, तो ये थोड़ा सा मुझे वीक लगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, मतलब पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई मैं आपको बता दूं, कंपनी के एक टाइम पी रेशियो था 107 के ऊपर और आज कितना है 70 के आसपास। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल के कितना आ रहा है 47 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड जोन में है, अभी भी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है। क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला, फिर भी कंपनी के ऊपर ओवर वैल्यूड है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का जो जो कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो प्राइस सिचुएशन था, सॉरी 2021 में करीबन 179 के आसपास, तो इस 200 लेवल्स के आसपास आने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं मतलब क्या है कि कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में 729 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था वो घट के हो चुके 652 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लगातार इंक्रीज हो रहा था, अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, वो धीरे धीरे करके कम होता गया। तो कंपनी एस्टीमेट के हिसाब से जो क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट किया गया है उस क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। और उसी बेसिस में अगर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी ने अच्छी तरीके से कर्जे को कम किया। पिछले साल में कंपनी 400 करोड़ का कर्जा लिया था और इस सॉरी पिछले ईयर ऑफ एंडिंग में 400 करोड़ का कर्जा लिया था। अभी सितंबर खत्म होने के बाद कंपनी ने वो कर्जे को कम कर दिया। तो कंपनी कर्जा कम किया और कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस के ऊपर CWIP में कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी अच्छा खासा निवेश किया। सबसे ज्यादा निवेश इसी के ऊपर किया। इसका मतलब मैनेजमेंट इस खराब सिचुएशन में अच्छा खासा खुद के ऊपर बिजनेस के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो मुझे इस पॉइंट के बेसिस में थोड़ा सा लक्ष्मी देखने को मिलता है, फिर भी कंपनी बहुत छोटा है तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशन इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। देखिए जब भी कोई कंपनी के ऊपर पब्लिक और प्रोमोटर के पास होल्डिंग हो ज्यादा रहेगा तो उसमें हाई वोलेटिलिटी होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किसके ऊपर होगा, पब्लिक के ऊपर। और पब्लिक का सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनता है, कभी जम कभी मतलब पंप और डम ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने लगातार होल्डिंग्स को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करें तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे सॉरी पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, यहाँ पे एक रेंज, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया
सर जब भी आप तो इस तरीके से कुछ बाइंग रेंज बना के भी दिखाते हैं, तो मान के चलिए कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज अगर बने, मतलब मैं कोई बाइंग रेंज बना के नहीं दिखाता हूँ। जब भाई कोई बाइंग रेंज बने तो आपको मार्किंग करना है टॉप साइड को और बॉटम साइड को। तो अगर इस टोटल रेंज अगर 20% के ऊपर हो तभी एंट्री लेना। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना है तो चलो यहाँ पे नीचे टच करिए तो एंट्री हो जाएगा और ऊपर साइड में मेरा टारगेट बनेगा, ऐसे प्लीज मत करिए। ठीक है, रूल्स को फॉलो करके चलिए। अगर विदाउट रूल्स में काम करेंगे तो आपको बुरी तरीके से लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है। और जिस तरीके से एक डाउन साइड मोमेंटम है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्द से जल्द वो उसका टारगेट को अचीव करेगा। तो मैं ये जो पैटर्न बना था यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा 20% के ऊपर एंट्री नहीं बना। तो मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, तो आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं होता है। मेरे तरफ से एक ही रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी काम करें तो आपके रूल्स के हिसाब से रूल्स को फॉलो करके चलिए। आप खुद के ऊपर भरोसा करके चलिए कि हाँ, मैंने जो टेल लिया वो सही में टारगेट अचीव होने का मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे नहीं कि 100% होगा करके। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IRFC। देखिए IRFC एक इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसे NBFC है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं। तो 100% पैसा उठा पाते, इसका मतलब क्या है? देखिए NBFC के एक एक रूल्स को फॉलो करें तो हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा NBFC के ऊपर आपको NPA देखने को मिल जाएगा। अभी NPA होता क्या है? NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब मान के चलिए मेरे पास टोटल 50 लाख रुपया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास 50 लाख रुपया है और इस पैसे को मैं दूसरों को लोन के हिसाब से दूंगा और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं दूसरों को लोन दिया, तो लोन जितने सारे लोगों को दिया, तो मान के चलिए यहाँ पे 3 लोग मेरा लोन इंटरेस्ट के साथ वापस किया और एक लोग बता रहे हैं कि मैं सर पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बिजनेस डूब गया, तो मैं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो इस सिचुएशन में जो पैसा मार्केट से मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, वही चीज को कहा जाएगा NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो परसेंटेज जितना कम रहेगा वही NBFC कंपनी के लिए और बैंक्स के लिए खासियत रहेगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर आपने पहले बताया कि कंपनी 100% मार्केट से NPA को मतलब 100% उठा पाते हैं। कैसे उठा पाते हैं? क्योंकि पहली बात, RFC जो है वो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और रेलवे गवर्नमेंट कंपनी को ही वो लोन देते रहते हैं और जहां से डिफॉल्ट होने का चांसेस एकदम जीरो है। मगर एक बात आपको ध्यान रखना है, कंपनी ये भी बता रहे हैं कि अपकमिंग टाइम्स में कंपनी थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी को भी लोन देने वाला है। अभी यही सिचुएशन मुझे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। अगर प्राइवेट का लोन देंगे तो लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के पैरामीटर आप देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस तो ना के बराबर है क्योंकि कंपनी का ऑफिशियली खर्चा है, कुछ प्रोडक्शन करने का खर्चा नहीं है, तो एक्सपेंस आपको ना के बराबर दिखेगा। इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीजिंग मोमेंटम में देखने को मिला क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया। तो इस कंपनी के ऊपर एक बात याद रखना कि जब कोई कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यू बढ़ रहा है, अगर उस कंपनी कर्जा भी लगातार मतलब ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि मान के चलिए आप इस बार 1 लाख रुपया से लोन देना स्टार्ट किए और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, तो प्रॉफिट होने के बाद आपका 1 लाख रुपया 1.5 लाख बन गया। तो 1 लाख रुपया 1.5 लाख बन गया, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख के ऊपर क्या लोन देंगे? बिल्कुल नहीं, आप 1.5 लाख के ऊपर लोन देंगे। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा लोन देंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहेगा। तो यही बात को समझना पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए नहीं किया क्योंकि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी कंपनी के ऊपर है तो उसको शेयर को बेचना पड़ेगा। तो जब शेयर को बेचेंगे करीबन 11%, 11.36% के आसपास शेयर जब बेचा जाएगा तो इसके ऊपर एक सेलर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस टाइम एफएस और डीएस भी उस क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो मुझे बहुत वीकनेस डिलीवरी देखने को मिला। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है, कंपनी एकदम हायर लेवल में है और एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। एक कप बना और मुझे एक शोल्डर चाहिए, तो एक कप बना, उसके बाद मुझे एक हैंडल चाहिए। अगर हैंडल क्रिएट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ एंट्री लूंगा। हाँ, जब भी कुछ कंपनीज टॉप लेवल में कुछ इस तरीके से पैटर्न बनकर आगे बढ़ता है तो मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। मान के चलिए कोई भी पैटर्न अगर मुझे कुछ नीचे लेवल में देखने को मिलता तो मैं उसके ऊपर 5% से 10% तक ट्रेड लेता। अगर इस तरीके से हायर लेवल में ट्रेड बन रहा है
तो मैं उस कंपनी के ऊपर 3% से ट्रेड स्टार्ट करूंगा। चाहे मुझे प्रॉफिट कम मिले, कुछ भी मिले, तो मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलूंगा। आप भी उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करके जरूर चल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फूड है। देखिए मेरे पास इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही एज ए होल्डिंग पर्पस में शेयर है, और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही होल्डिंग करके रखा हूँ। कोविड के जब करेक्शन हुआ था तब से लेकर मेरा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग है, और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी करना भी चाहता हूँ। उसके साथ साथ जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने तो इस ट्रेड के लिए मैं काम भी करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो पी रेशियो है मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इस कंपनी का पी रेशियो हाई लेवल में देखूँ तो 148 के आसपास है, और करंट जो पी रेशियो है वो 120 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर एक 97 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिला। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी इस तरीके से सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखा दूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। और मतलब अभी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, फिर भी कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट किया, और कंपनी डबल के आसपास प्रॉफिट भी जनरेट किया। 22 करोड़ से करीबन 44 करोड़ बना। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो 2x कंपनी कर दिया है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना है, कंपनी इस बार हाईएस्ट कैश फ्लो को जनरेट किया। जब कोई कंपनी कैश फ्लो को हाईएस्ट जनरेट करता है तो उसमें हाई मतलब ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एक बात को ध्यान रखना है, मान के चलिए आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है उसको आप बेचना चाहते हैं, तो आप प्रॉफिट के लिए 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका जो 20 रुपये है वो आपका प्रॉफिट है, तो वो ही आपका हाथ में आएगा, तो उसी को आप कहेंगे कि कैश फ्लो। तो मान के चलिए आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और 100 रुपये का प्रोडक्ट को आपने 80 में बेचा, तो आपको 20 रुपये का घाटा हो गया। तो इसको आपको नेगेटिव कैश फ्लो, मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं है, उल्टा आपके हाथ में जो पैसा था वो चला गया। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो जब कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा तो सोचना कंपनी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दम रखते हैं, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली वो भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एफआईएस और डीएस ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा भी दिया है। और रही बात इस कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज, लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक अलग लेवल का धमाका जैसा डिलीवरी देखने को मिला। इतने डिलीवरी इसलिए हो रहा है क्योंकि पैटर्न से एक अच्छा खासा बन रहा है। शोल्डर कम हेड, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3-4 बार यहाँ पे शोल्डर केट हो रहा है। तो बहुत बार अगर शोल्डर केट करे और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है, और टारगेट भी होने का चांसेस है। तो मेरे कहने का मतलब एक अलग लेवल का सिचुएशन और ग्रोथ भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और उस बेसिस में आगे बढ़ने का भी चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया, जिसके ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार कर रहा था हम लोग कि इसका फाइनल डेट कब आएगा स्प्लिट का। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है, और इसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो उस डेट से पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। तो 5 जनवरी का 5 तारीख को 2024 में आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है, और हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट के शौकीन है, जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।